चलो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएचएससी, ये चारों के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है पार्ट 3 वालों के लिए मैं उसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। और जो भी मैं बातें बता रहा हूं ये न्यू सिलेबस वाले बच्चे लोगों के लिए है, न्यू सिलेबस। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे क्या करेंगे? ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे लोगों के लिए मैंने पिछले साल एक रिकॉर्डिंग करी थी, उसकी लिंक मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, तो वो जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, मतलब जो सुपर सप्ली दे रहे हैं या फिर किसी कारण से रिपीट कर रहे हैं, जिनके लिए ऊपर ओल्ड सिलेबस अप्लाई होता है, तो वो पुराने वीडियो को देखेंगे। और जो नए सिलेबस वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे। इसमें जो भी बताऊंगा वही नए सिलेबस वाले लोगों के लिए है, उनको काम आएगा ये सब चीज। ठीक है, देखो, तो हम आज बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ना आप लोगों को, ये यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस रिलीज किया था उसके बारे में। ये दिखाने का कारण क्या है, सुनो मेरी बात। पिछले साल तक इंग्लिश जो था वो अलग था, इस बार जो है अलग है। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट की बात करूं, मैं हिंदी इंग्लिश को छोड़ के बाकी के सब्जेक्ट की बात करूं, तो बाकी के सब्जेक्ट में क्या होता है, यूनिट की शफलिंग हुई है। कोई चीज नया आया नहीं है, न कोई चीज को निकाला गया है, बस चीजों की यूनिट को चेंज कर दिया गया है। लेकिन मैं बात करूंगा हिंदी और इंग्लिश की, तो पूरे नए चैप्टर की एंट्री हो गई है। तो अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो ये दिखाने का कारण ये है, इससे मेरे को आपको पेपर का पैटर्न बताना है कि पेपर का पैटर्न रहेगा क्या। इंग्लिश जो है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 करके। यूनिट नंबर 1 देखो क्या है, मैं ये डिटेल्ड सिलेबस और दिखाने वाला हूँ, ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ना। यूनिट नंबर 1 से क्या आने वाला है, 3 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर वाले। तो यूनिट नंबर 1 कितने मार्क्स का हो गया आपका? यूनिट नंबर 1 आपका कितने मार्क्स का हो गया? 15 मार्क्स। यूनिट नंबर 2 जो है आप लोगों का राइटिंग स्किल करके आएगा। राइटिंग स्किल के अंदर क्या क्या मैं सिलेबस डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ मैं पेपर के पैटर्न की बात कर रहा हूं। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो कि टोटल कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। यूनिट नंबर 3 में देखोगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको दो टॉपिक देखने को मिलेंगे, अनसीन पैसेज और दूसरा आपको देखने को मिलेगा वोकेबुलरी। ये दो टॉपिक देखने को मिलेंगे। अनसीन पैसेज जो आएगा 5 नंबर का आएगा, और वोकेबुलरी आएगा कितने नंबर का? 10 नंबर का। उसके बाद आएगा यूनिट नंबर 4 में सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग जो आएगा कितने नंबर का आएगा? एक आएगा कोई भी 10 नंबर का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का है ग्रामर। ग्रामर मतलब डू एज डायरेक्टेड। तो ग्रामर कितने नंबर का आने वाला है? 25 नंबर का। ठीक है, देखो क्या होता है, जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में थे या बीए फर्स्ट ईयर में थे या जिसमें भी फर्स्ट ईयर में थे, तो ग्रामर जो होता था ना 15 नंबर का आता था। जब आप सेकेंड ईयर में आए तो ग्रामर हो गया कितने नंबर का मालूम है? 20 नंबर का। अब आप थर्ड ईयर में आ गए तो ग्रामर का हो गया वेटेज कितने नंबर का? 25 नंबर का। हर साल 5-5 नंबर ग्रामर बढ़ जाता है। तो इस बार का जो डू एज डायरेक्टेड है वो कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का आएगा। ये हर साल का रिकॉर्ड है, हर साल ऐसे ही पेपर का पैटर्न लगभग ऐसा ही रहता है। बस यहाँ पे सिलेबस जो है पूरा आप लोगों का चेंज हो गया है, नए सिलेबस वाले लोगों का। ठीक है, तो इस बार ग्रामर जो है वो कितने मार्क्स का आएगा? 25 नंबर का। आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये रविशंकर यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट है। मतलब सिलेबस में से मैंने इसको, इस पेज को निकाला है। बाकी की जो भी यूनिवर्सिटी है ना, दुर्ग यूनिवर्सिटी, रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर, जितनी सरगुजा, उनके भी सिलेबस में यही चीज आपको देखने को मिले, क्योंकि 6 यूनिवर्सिटी ने कॉपी पेस्ट किया है सिलेबस को। ठीक है, आगे। अब ये जो सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखाया उसी का डिटेल्ड फॉर्म मैंने यहां पर टाइप किया हुआ है, देखो। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में आप देखोगे तो आप लोगों को टोटल है ना 6 चैप्टर दिखेंगे। यूनिट नंबर 1 में टोटल कितने चैप्टर दिखेंगे? 6 चैप्टर। 6 चैप्टर में मजे की बात यह है कि हर चैप्टर जो है 3-3 मतलब कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे इंग्लिश इन यूज टू, इंग्लिश इन यूज टू, इंग्लिश इन यूज टू, ऐसे करके 3 डिवीजन है। सबका नाम एक ही है, लेकिन यहां पर देखोगे तो एक पोएम है, एक प्रोज है, एक पोएम है, एक प्रोज है, एक पोएम है, एक प्रोज है। अब पोएम क्या होता है? पोएम का मतलब होता है कविता, और प्रोज का मतलब होता है कहानी। ठीक है, पोएम का मतलब होता है कविता, प्रोज का मतलब होता है कहानी। तो आपको यूनिट नंबर 1 में 3 डिवीजन दिखेगा। वो 3 डिवीजन में एक पोएम, एक प्रोज, एक पोयम, एक प्रोज, एक पोयम, एक प्रोज दिखेगा। और अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि यूनिट नंबर 1 से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 3 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो जाता है यूनिट नंबर 1? 15 नंबर का हो जाता है।
अब 15 नंबर में 3 क्वेश्चन आएंगे, तो जहां तक मेरा अनुमान है वो क्या हो सकता है, सुनो। पहला नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का पोएम का और प्रोज, ठीक है। इन दोनों में हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे कोई एक बनाओ करके, इन दोनों में आपको ऑप्शन दे दे कोई एक बनाओ करके, इन दोनों में ऑप्शन दे दे कोई एक बनाओ करके, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। या फिर टोटल 6 चैप्टर है ना, तो 6 चैप्टर से आप लोगों को कम से कम 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा कोई 3 बनाओ। मैं दो चीज अलग अलग बात बता रहा हूं ना आप लोगों को, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनो मेरी बात। या तो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग डिवीजन दिख रहा है ना, तो वो क्या करेगा, पहले डिवीजन में से कोई एक बोलेगा बनाने और एक ऑप्शन में दे देगा। दूसरे में भी वही कोई एक बनाना रहेगा, एक ऑप्शन में चला जाएगा, कोई एक बनाना रहेगा, कोई एक ऑप्शन में चला जाएगा। एक पोयम एक प्रोज, एक पोयम एक प्रोज, एक पोयम एक प्रोज करके ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा लग रहा है जो हमेशा होता है पिछले साल तक, कि आप लोगों को पूरे 6 चैप्टर में से कोई 5 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से बोल देगा कोई 3 बनाओ। ये 2 हो सकता है, तो आप लोगों को तैयारी उस ढंग से रखनी है। और हिंदी टाइप का आप लोगों का बहुत सारा चैप्टर नहीं है, तो मात्र 6 ही ठोक आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे सिंपल तरीका है, सबकी पूरी आप लोग समरी याद कर लेना। समरी का क्वेश्चन जो है वो कॉमन है सबके लिए, मतलब इसका समरी, इसका समरी, इसका समरी, इसका समरी, इसका समरी, सबका समरी याद कर लेना, मतलब 6 ठोक समरी याद करके जाना है सबको। फिर क्वेश्चन कुछ भी आए, अगर हमको आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आने के केस में हम समरी लिखेंगे, और अगर आप याद करके गए हो और वो आया है तो बकायदा उस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। मेरा बोलने का मतलब है आंसर छोड़ के आने से अच्छा है कुछ भी लिख कर आओ, माइनस मार्किंग नहीं है, इस वजह से बोल रहा हूं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, समरी तो कंपलसरी करके जाएंगे। उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके चले जाना, तो आप लोगों का दोनों में जो ठीक रहेगा वो आप लोग अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है तो मेरे को अभी पूछ सकते हो आप लोग। यूनिट नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है? सर आंसर कितना पेज लिखना है? हाँ, आंसर कितना बड़ा लिखना है, सुनो। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो होगा, कम से कम आप 1.5 से 1 पेज लिख सकते हो, मतलब मैं उल्टा बोल दिया, 1 पेज से 1.5 पेज तक लिख सकते हो, उससे ज्यादा मत खींचना। और एक बहुत अच्छी चीज अभी दिखाने वाला हूं आप लोगों को, तो आप लोगों को आंसर लिखना कैसे है वो भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आंसर कितना बड़ा लिखना है, एक सवाल था भी एक बच्चे का, तो आप लोग अपना आंसर 1 से 1.5 पेज तक लिख सकते हो। 1 पेज में अगर हो जा रहा है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1.5 पेज तक जा रहा है, आपकी बात अगर पूरी नहीं हुई है तो 1.5 पेज तक खींच सकते हो, उससे ज्यादा बड़ा आंसर मत लिखना। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो अब आपका एक सवाल था कि आंसर कितना बड़ा लिखना है, अब आंसर कैसे लिखना है उसका जवाब सुन लो। मैंने यहां पर आंसर का एक स्ट्रक्चर बनाया है, देखो। फ्रेमवर्क टू राइट अ गुड आंसर, अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर का आपका फ्रेमवर्क कैसा होगा। जैसे ऑडिट का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने सिनॉप्सिस बताई थी आप लोगों को। तो वैसे ही जब आप इसके क्वेश्चन आंसर लिखोगे, क्वेश्चन आंसर, तब आपको इस फ्रेमवर्क में अपना आंसर लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या लिखोगे आप लोग, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले नंबर पर क्या लिखोगे आप लोग, इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन आइडिया, मतलब जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप कुछ लिख रहे हो, तो उस क्वेश्चन का जो भी पूछा जा रहा है उसका मेन आइडिया आपको लिखना है। ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन जब पढ़ोगे, आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका मेन आइडिया क्या है। आगे सपोर्टिंग पॉइंट्स और एनालिसिस, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ लिया है जिसमें आपसे कुछ अलग तरीका आपका ओपिनियन मांग रहा है, तो वहां पर आपको वो चीजें लिखनी है। सपोर्टिंग पॉइंट्स, अपने आंसर का मेन पॉइंट, मेन आंसर जो है उससे सपोर्टिंग पॉइंट या फिर आपका कुछ एनालिसिस है वो आपको वहां पर लिखना है। लास्ट में, सेकंड लास्ट में आप लिखोगे की एलिमेंट्स, और लास्ट में क्या लिखोगे, कंक्लूजन। तो ये आपके आंसर का फ्रेमवर्क होगा। सर अब हम जिससे पढ़ते हैं उसमें तो ये स्ट्रक्चर में हमारे को आंसर मिला ही नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे अच्छी चीज है, समरी अवेलेबल है इंटरनेट पे, चैप्टर का नाम डालोगे आपको समरी मिल जाएगी। आप उस समरी को कॉपी पेस्ट करना, अगर पॉसिबल है तो। कॉपी पेस्ट नहीं होगी तो उसका पीडीएफ तो डाउनलोड हो जाता है, जो भी सोर्स से आप उसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको अपलोड कर देना आप चैट जीपीटी में, या जो भी आप एआई यूज करते हो, गूगल जेमिनाई, लेकिन सबसे अच्छा है चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी, ये 2 मैं नाम ले रहा हूं, उनका यूज कर सकते हो।
आप लिखना वो अपना पीडीएफ अपलोड करना जो आपके समरी वाला होगा, और आप अपना जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन लिखना, और ये फ्रेमवर्क उसमें डाल देना कि मेरे को इसको इस फ्रेमवर्क में आप डिजाइन करके दो आंसर, वो निकाल के दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप एआई यूज करते हो तो उसको कमांड देना पड़ता है, कमांड देने को बोलते हैं प्रॉम्प्ट देना, ठीक है? तो आप सबसे पहले उसको अपना मटेरियल दो, समरी दे दो, या जो भी आपके पास मटेरियल है वो दे दो। वो देने के बाद आप अपना क्वेश्चन लिखो और उसको बोलो कि मेरे को आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए। ऐसे ही जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वही वर्ड में आप लिख देना कि मेरे को आंसर इस वर्ड में इस फॉर्मेट में चाहिए, तो पूरा बकायदा इस फॉर्मेट में आपको डिजाइन करके दे देगा। 6 ठोक तो क्वेश्चन का काम करना है भाई, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलो, तो यूनिट नंबर 1 में हमको क्या समझना है? ये 6 चैप्टर, तो मैंने 2 ऑप्शन बताया, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। आगे यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। यूनिट नंबर 2 में है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के अंदर आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो राइटिंग अ फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, एडिटोरियल राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। ये 4 टॉपिक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू करके रिव्यू वाले 2 टॉपिक है, एडिटोरियल राइटिंग और स्टोरी राइटिंग करके 2 है। तो आपको हो सकता है, वैसे तो मैं अगर यहां पर देख रहा हूं जैसे कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो ना, 1 into 10 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। मतलब कितने क्वेश्चन आने का चांस है यहाँ से? यहां से कितने क्वेश्चन आने का चांस है? 1 क्वेश्चन आने का चांस है। लेकिन क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां पर है ना आप लोगों को 4 टॉपिक दे दिया है, तो टॉपिक को कवर करने के लिए वो ये दोनों में से 5 नंबर का एक दे सकता है। मैं देगा नहीं बोल रहा हूं, दे सकता है। ये दोनों में से 5 नंबर का एक और ये दोनों में से 5 नंबर का एक, मतलब दोनों आपको बनाना पड़ेगा। कोई एक इसमें से, कोई एक इसमें से, क्योंकि देखो ये रिव्यू रिव्यू वाली बात है और ये राइटिंग राइटिंग वाली बात है। फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, एडिटोरियल राइटिंग और स्टोरी राइटिंग क्या होता है अभी सबका मतलब बताऊंगा मैं आप लोगों को। इतनी बात क्लियर है? आगे यूनिट नंबर 3 में आ जाओ। यूनिट नंबर 3 में पहला टॉपिक है अनसीन पैसेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश। अनसीन नाम में ही लिखा है, अनसीन मतलब देख के ही नहीं जाना है, सीधा उसको क्वेश्चन पेपर में ही देखोगे आप लोग। अनसीन पैसेज के बाजू में ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखी है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, पढ़ो। अनसीन पैसेज बाजू में क्या लिखा है? एमसीक्यू बेस्ड। इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को? कोई बता सकता है आप लोगों में से? सर आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू। हाँ, अभी तक जो अनसीन पैसेज आता था ना वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता था। अभी जो अनसीन पैसेज आएगा ना आप लोगों का वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब अनसीन पैसेज जब आएगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अपन एक एक करके उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना? तो अनसीन पैसेज जो आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा। उसके बाद वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मतलब यहाँ पर बाजू में क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? टेक्स्ट बेस्ड। चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर जो होता है ना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वन वर्ड हो गया, या हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन हो गया, है ना, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक है जो वोकेबुलरी में आते हैं। और इसको मैं कुल मिला के बोल सकता हूँ आपको क्या करके जाना पड़ेगा? याद करके जाना पड़ेगा। इसको समझना नहीं पड़ता, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है? मैच दिस हो गया, ये सारी चीजें वोकेबुलरी में आती है। तो टेक्स्ट बेस्ड रहेगा, मतलब ये याद करके जाना है आप लोगों को। ये यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। यूनिट कितने नंबर का आएगा? ये अनसीन पैसेज जो है आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, ये भी आप लोगों का 15 नंबर का रहेगा भाई। अनसीन पैसेज 5 नंबर का आएगा और वोकेबुलरी जो है 10 नंबर का आएगा, ठीक है? आगे यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। यूनिट नंबर 4 में क्या लिखा है पढ़ो? सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग, सीवी राइटिंग है ना, आप लोगों को देखोगे ना, अगर यहाँ पे हेडिंग में सीवी राइटिंग लिखा है, ठीक है, लेकिन यहां पर है ना 3 चीजें हैं अलग अलग। एक है क्रोनोलॉजिकल सीवी, एक होता है फंक्शनल सीवी। एक है क्रोनोलॉजिकल सीवी, एक होता है फंक्शनल सीवी। और लास्ट में सी नंबर पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? प्रेसी राइटिंग। क्या होता है प्रेसी राइटिंग का मतलब? सारांश नहीं, संक्षेपण बोलते हैं उसको हिंदी में। मतलब आपको एक बड़ा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसका 1/3 आपको करना रहेगा, तो उसी को अपन बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। अब जहां तक मेरा अनुमान है,
पहले तो यूनिट नंबर 4 कितने नंबर का है, क्या है, एक बार इसको देखो। यूनिट नंबर 4 में क्या लिखा है पढ़ो। एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ऐसा लिखा है उसमें। ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, वो क्या कर सकते हैं मालूम है, 10 नंबर में आपको इसको तोड़ सकता है। 5 नंबर आपका प्रेसी राइटिंग हो सकता है, और क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल सीवी में 5 नंबर का ये दे सकता है आप लोगों को। या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों में से कोई एक दे दे, ऑप्शन में ये दे दे, 10 नंबर का कोई एक ही टॉपिक रहेगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आई मेरी बात? आपको हो सकता है ये दोनों में से कोई एक दे दे 5 नंबर का, और ये दे देगा 5 नंबर का। तो इस तरीके से दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। या फिर क्या हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक दे देगा 10 नंबर का, और ऑप्शन में आपको 10 नंबर का क्या मिल जाएगा, प्रेसी राइटिंग मिल जाएगा। कोई एक ही चीज बनानी रहेगी। ये अगर दे देता है तो पेपर लेंदी हो जाएगा, ये अगर देता है तो पेपर लेंदी नहीं होगा, ये क्योंकि एक ही टॉपिक बनाना रहेगा आपको। ठीक, अब क्रोनोलॉजिकल सीवी क्या होता है, फंक्शनल सीवी क्या होता है, ये सब के बारे में भी थोड़ी देर में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन ग्रामर की। तो ग्रामर जो होता है, उसको मैं एक नाम दे देता हूं यहाँ पे, डू एज डायरेक्टेड, जो आप लोग जानते हो पहले से। डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर भी सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस है। जो पहले आया करता था वो वाला टॉपिक नहीं है, बहुत सारे नए नए टॉपिक दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, है ना। तो ये कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा भाई। तो ये आप लोगों का सिलेबस हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का। मैं बात कर रहा हूँ बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएचएससी, ये चारों के लिए। और जो है न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ जाऊं, चलो। अब अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1। तो मैंने कुछ क्वेश्चन छाट के निकाले हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो जो डिवीजन था ना प्रोज और पोयम का, तो मैंने उसके हिसाब से है ना हर टॉपिक से दो दो क्वेश्चन निकाले हैं। ये सब है आप लोगों के यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज बांट के रखे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पोयम से दिखेगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रोज से दिखेगा, एक क्वेश्चन पोयम से दिखेगा, एक क्वेश्चन आपको प्रोज से दिखेगा। और इन सब के साथ में आपको क्या करके चलना है, समरी करके चलना है। क्लियर है मेरी बात? और इतने सारे क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को जो पेपर में पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 15 नंबर का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। इसके बारे में तो मैं बात कर ही लिया था, फ्रेमवर्क की आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। यूनिट नंबर 2 बात करता है राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल में अगर आप आओगे तो 4 टॉपिक थे, फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, एडिटोरियल राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। तो मैंने यहाँ पर है ना सबके साथ में उसका स्ट्रक्चर डाल दिया कि आप जब इसके बारे में लिखोगे तो किस स्ट्रक्चर में किस तरीके से आप काम करोगे। तो मैं बात करूंगा फिल्म रिव्यू की। तो एक है ना, 1-2 दिन पहले एक बच्चे का मेरे से क्वेश्चन था, सर फिल्म का नाम देंगे क्या पेपर में। या आप लोगों का भी सवाल होगा शायद, है ना, यस सर। कि फिल्म का नाम दे देंगे, इस फिल्म के बारे में आप रिव्यू लिखो। अब भाई कोई ऐसी फिल्म है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी पेपर में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है, कोई ऐसी फिल्म के बारे में वहां पे लिख दिया गया या 4-5 फिल्म का नाम लिख दिए, हो सकता है उसमें से बच्चे ने कोई फिल्म देखी ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या रिव्यू करोगे आप। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। सर अगर उसमें सिर्फ वो इतना बोला कि आप कोई से भी अपनी हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। तो एक एक डाउट आता है बच्चे के मन में, क्या फिल्म का नाम देगा, तो जहां तक पॉसिबल है फिल्म का नाम नहीं देगा। आपको अपने मर्जी की कोई फिल्म चूज करनी है, उसका रिव्यू आपको खुद से लिखना है। ठीक है, यही मेरे को लॉजिक सही समझ में आता है। क्योंकि कोई ऐसी फिल्म का नाम दे देगा, बच्चा जानता ही नहीं उसमें कौन एक्टर है, कौन क्या किया, फिल्म किस बारे में, तो क्या रिव्यू लिखेगा उसके बारे में बच्चा। कॉलेज में इंटरव्यू हुआ था ना, हाँ, तो उसमें का नाम दिया था फिल्म का।
चलो मैं एक फिल्म, चलो हाँ मैं समझ गया, चलो मैं एक तो फिल्म का नाम ले रहा हूँ, मेरे को बताना उसके बारे में, उसमें कैरेक्टर कौन है और फिल्म किस बारे में है। एक रुका हुआ फैसला, एक मूवी का नाम ले लिया, चलो बताओ। एक रुका हुआ फैसला, बताओ कौन था उसमें हीरो, कब आई थी फिल्म, किस बारे में वो मूवी। हाँ, तो जहां तक पॉसिबल है, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, पेपर में तो कुछ भी हो सकता है। जहां तक पॉसिबल है फिल्म आपको खुद को ही चूज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर सकता है, बहुत जो पॉपुलर मूवी नहीं आजकल, जैसे एक तारे जमीन पर, थ्री इडियट, ठीक है। अब क्रिस व्रिस नहीं देगा ना, बोलेगा नहीं तो फिर आप लिख के आ जाना क्रिस का गाना सुनेगा क्या करके, ठीक। ऐसा टाइप का नहीं देगा, कोई मोटिवेशनल मूवी है जो, जैसे अभी नई नई मूवी आई थी धुरंधर, तो ऐसे मूवी के बारे में लिख सकते हैं जो जनरली सबने देखी होगी। बाकी मेरे को लगता है कि फिल्म आपको खुद को ही चूज करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, जो भी है। अब फिल्म की रिव्यू करने की बात आती है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज सीखने को भी मिलेगा। आप लोग सोशल मीडिया पे तो सब कोई हो ही, तो आजकल देखे हो बहुत सारे लोग आजकल मूवी की रिव्यू करते हैं और बिलियन मिलियन में उनको व्यू मिलता है। देखे हो कि नहीं देखे हो आप लोग, कि कोई मूवी यस के बारे में यस रिव्यू सर। करते हैं और उनका पीछे बैकग्राउंड में कुछ कुछ मूवी का क्लिप क्लिप चलते रहता है और लोग रिव्यू कर देते हैं और मिलियंस में व्यू जाता है उन लोगों का। तो ये यहाँ से आप लोग है ना एक चीज अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। क्या है समझना, कि कोई फिल्म का रिव्यू करना है तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। फिल्म का नाम क्या है, फिल्म कब आई, फिल्म में एक्टर कौन है, फिल्म किस बारे में, कॉमेडी मूवी है, थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस मूवी है, हॉरर मूवी है, ड्रामा मूवी है, एक्शन मूवी है, ये आपको लिखना है और अपनी बातों को 2 से 3 लाइन में खत्म कर देना है। इतना कर सकते हो कि नहीं, ठीक। उसके बाद ब्रीफ स्टोरी, आपको 4 से 5 लाइन में उस फिल्म की थोड़ी सी स्टोरी को समझानी है, ठीक है। आगे, अब स्टोरी स्टोरी बताते बताते स्पॉइलर मत दे देना ना, आजकल होता है ना वैसा, कि पूरा क्लाइमैक्स बता के बैठ गए उसमें रिव्यू करते करते। तो इंट्रोडक्शन दे दिए, ब्रीफ स्टोरी बता दिए, स्टोरी बताते समय स्पॉइलर नहीं देना है। आगे, एक्टिंग एंड कैरेक्टर्स, कौन कौन उसके कैरेक्टर्स है, एक्टिंग कौन कौन किया, मेन रोल में कौन है, सपोर्टिंग रोल में कौन है, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। डायरेक्शन किसने किया है, डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक किसने दिया है, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स मतलब कैमरामैन कौन था, ग्राफिक डिजाइनर कौन था, म्यूजिक किसने बनाई, ये सारी चीजें। ये 3 से 4 लाइन में आपको खत्म कर। अच्छा, ये जो 3 लाइन्स के बारे में लिखा हो ना, ये कोई एकदम फिक्स्ड नहीं है, कम ज्यादा कर सकते हो आप अपने मन से। उसके बाद एकदम इंपॉर्टेंट चीज है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब आपको जरूरी नहीं कि हर चीज के बारे में अच्छा ही अच्छा लिखना है, कुछ आपको उसमें निगेटिव पॉइंट के बारे में भी बताना पड़ेगा कि उसमें क्या चीज की बुराई थी, ठीक है। उसके बाद उस मूवी का क्या मैसेज है, क्या बताना, क्या जनता को संदेश देना चाहती है वो मूवी, वो आपको लिखना है 2 से 3 लाइन में। फिर अपना कंक्लूजन देना है कि ओवरऑल आपके हिसाब से वो फिल्म कैसी है, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आप अपना ओपिनियन दे देना वहां पे। और लास्ट में 5 में से आप कितने स्टार देना चाहते हो उस मूवी को, आप स्टार दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। सर अगर कोई ऐसी मूवी आ गई जो देखेंगे तो क्या लिखेंगे? अब नहीं देखी मैं, मेरा लॉजिक तो वही बोलता है भाई कि पेपर सेट करने वाला भी इस चीज को समझता होगा, ठीक है। तो या तो क्योंकि ऐसी गाइड ऐसी मूवी, सुनो सुनो, देखो आप खुद एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप खुद सोच के देखो कि पेपर सेट करने वाला ऐसी मूवी का नाम नहीं देखा देगा जो कोई जानता ही नहीं है। वो अगर मूवी का नाम देगा ना तो एकदम कॉमन मूवी का नाम देगा भाई। जैसे थ्री इडियट और तारे जमीन पर, ये एकदम जानी पहचानी मूवी है कि नहीं। अब कोई भी पूछेगा थ्री इडियट का हीरो कौन था, सब कोई जानते होंगे आमिर खान है। साथ में कौन थे, तो आर माधवन था और श्रेयस क्या नाम है श्रवण जोशी करके 3 एक्टर थे उसमें, है ना। तारे जमीन पर भी बात करूं तो उसमें हीरो कौन था, आमिर खान था। तो मेरा बोलने का मतलब है मूवी अगर ऐसी दे भी देगा ना तो एकदम कॉमन मूवी देगा भाई आप लोगों को, ठीक है। हाँ, रवि बोलता है बाहुबली, बाहुबली में कौन था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, फिर ये सवाल पूछ देगा तो हो गया खत्म फिर वहां पे कहानी, है ना भाई। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे अपन, दूसरा टॉपिक है बुक रिव्यू।
फिल्म रिव्यू के जैसा टॉपिक होता है बुक रिव्यू। अब बुक रिव्यू कर रहे हैं मतलब अब बुक को देखते नहीं है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बुक का इंट्रोडक्शन, की बुक का नाम क्या है, बुक के ऑथर का नाम क्या है, बुक की समरी स्टोरी लिखनी है आपको, है ना, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या क्या आइडिया है, राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल मतलब उसकी लेखन शैली बोलते हैं ना, अभी हिंदी पेपर में आप लोग पढ़ रहे होंगे शैली, कि कौन से राइटर की, हर राइटर की अपनी एक राइटिंग स्टाइल होती है, तो उस शैली के बारे में लिखना है। उस बुक का कुछ अगर निगेटिव पॉइंट है, क्रिटिसिज्म, वो आपको देना है। बुक का एक कोर कॉन्सेप्ट मतलब एक क्या क्या थीम देना, क्या उसका एक मैसेज है, वो आपको लिखना है और उसका कंक्लूजन देना है। बुक राइटिंग में ज्यादा तामझाम नहीं है, ठीक। और बुक राइटिंग में भी आपको अब है ना देखना, आजकल जनरली मैक्सिमम 99% बच्चे जो बुक पढ़ते नहीं है, तो आप लोग जब एग्जाम की तैयारी करने बैठोगे तो कोई एक बुक का नाम याद कर लेना, उस बुक के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तैयारी उस ढंग से रखना। अब ये जो दो टॉपिक थे ना, ए और बी, ये रिव्यू वाली बात करते हैं, रिव्यू। और ये जो दो टॉपिक है ये एडिटोरियल राइटिंग और स्टोरी राइटिंग की बात है, तो ये दोनों थोड़े अलग टॉपिक है। सुनो ध्यान से। एडिटोरियल राइटिंग का मतलब क्या होता है, मेरे को कोई बता सकता है? आप में से कोई एडिटोरियल राइटिंग का मतलब क्या होता है मेरे को बता सकता है? सर हाँ बोलो। सर वो जैसे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, कोई इशू चल रहा है, इंटरनेशनल इशू, तो हाँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, या वो सारी चीजें जैसे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं, हाँ, तो उसको एडिटोरियल बोलते हैं। मतलब कोई घटना है जो हमारे आसपास में रिसेंट में चल रही है ना, तो उसके बारे में आपको कुछ एक ब्लॉग टाइप का लिखना है। ब्लॉग राइटिंग नहीं है, एडिटोरियल राइटिंग है ना। आपको उस चीज के बारे में अपने लिखना है डिटेल। तो सबसे पहले आप जिस बारे में भी लिख रहे हो उसका टाइटल डालोगे, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ द इशू, जो भी इशू है, कोई समस्या के बारे में अगर आपने एडिटोरियल राइटिंग करनी है तो क्या इशू है उसके बारे में, उसका क्या, उसका इतिहास था कि आज ये समस्या है तो उसके पीछे कारण क्या था, ये पूरी चीजें। उसके बाद आर्ग्यूमेंट और एनालिसिस। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है मालूम है? हिंदी में अपन आर्ग्यूमेंट को बहस बोलते हैं, तो आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या लिखोगे आप? एनालिसिस में क्या लिखोगे बताओ? सर डिबेट मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लोगों का क्या बोलना है। ओपिनियन नहीं बोल रहा हूं, लोगों का क्या बोलना है। तो कुछ लोग अच्छा बोलते होंगे, कुछ लोग बुरा बोलते होंगे, लोगों की क्या उसमें क्या बोलते हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट। क्रिटिसिज्म मतलब उसकी आपको कुछ निगेटिव बातें बतानी है। सजेशंस और सॉल्यूशन, अब आप उस वो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो आप अपने एडिटोरियल राइटिंग में अब उसके सुधारने के लिए सुझाव दोगे, है ना। सुझाव मतलब सजेशंस दोगे, सॉल्यूशन दोगे कि भाई इसमें ऐसा करोगे तो उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपको क्या देना है? कंक्लूजन, ठीक है। ये हो गया आपका एडिटोरियल राइटिंग। उसके बाद बात आती है स्टोरी राइटिंग की। स्टोरी राइटिंग जो है, टाइटल, इंट्रोडक्शन, स्टोरी मतलब अब यहाँ पर स्टोरी लिखनी है ना, तो स्टोरी भी आपको अपनी खुद की स्टोरी लिखनी है। खुद की मतलब आपके पर्सनल लाइफ की नहीं, मतलब आपने कोई ऐसा कुछ इवेंट देखा होगा तो उस मतलब इवेंट मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपको एक कहानी लिखनी है। कहानी हो सकती है कि वो रियल ना हो, वो अनरियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे हैरी पॉटर एक कहानी है, एक लेडी ने लिखी थी हैरी पॉटर की कहानी, वो रियल लाइफ में थोड़ी है, लेकिन उसने सोच के लिखा ना कहानी। तो आप भी अपने मर्जी से एक कहानी बना के लिख सकते हो। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले जो भी कहानी लिख रहे हो आप उसका टाइटल डालोगे, उसका इंट्रोडक्शन, आपकी कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स वगैरह है, कौन कौन से कैरेक्टर का क्या क्या रोल है वो लिख सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ इवेंट, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो आप अपने उस कहानी को और बल देने के लिए आप उसमें और इवेंट्स वगैरह को डेवलप करोगे। उस कहानी का क्लाइमैक्स, रिजोल्यूशन और लास्ट में उसका मॉरल, ये आप दोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। अब एक डिस्क्लेमर देना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं है ना इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, मैं एक कॉमर्स का टीचर हूँ, जो मैं अकाउंट्स, इनकम टैक्स ये सब पढ़ाता हूँ। तो कहीं पे अगर मेरे को बताते बताते ऐसी चीजें आ जा रही होगी, हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा इंग्लिश जानते हो। तो अगर कोई मिस्टेक अगर आपको कहीं पे दिख रही है तो बिल्कुल आप उसका फीडबैक देके बता देना, सर ये गलती थी, तो अपन उसको बिल्कुल करेक्ट कर देंगे।
ठीक है। तो मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूं, बस मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं आप लोगों को गाइड करने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, ये गाइडेंस से मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन पास जरूर आप हो जाओगे अगर मेरी बातों को मानते हो तो। 100 आउट ऑफ 100 मतलब जितने नंबर का पेपर होगा उतने में उतना तो नहीं आएगा, लेकिन पास जरूर हो जाओगे आप लोग। ठीक है, और कुछ अगर आपको यहाँ पे गलतियां दिखती है तो बिल्कुल आप बता देना, अपन उसको करेक्ट कर देंगे। तो यूनिट नंबर 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यूनिट नंबर 2 में 4 टॉपिक है। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लिखा है कि एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, तो आप उस हिसाब से भी माइंडसेट प्रिपेयर रखना। या ऐसा हो सकता है कि रिव्यू वाले में से एक क्वेश्चन आ जाए और एडिटोरियल राइटिंग में से एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 5-5 नंबर का हो, तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी माइंडसेट बना के रखना। क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, पहले इनके टॉपिक आपको दिखेंगे नहीं, पास्ट ईयर के पेपर खोजने जाओगे तो ये सब नहीं मिलने वाला आपको उसमें, जो है इसी साल होने वाला है इसका। ठीक है, तो जो जो पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आगे यूनिट नंबर 3 में आ जाओ। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या देखने को मिलेगा? अनसीन पैसेज, जिसके बारे में अभी मैंने बता दिया, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। वोकेबुलरी जो है वो आपको टेक्स्ट बेस्ड मिलेगा, मतलब ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, वोकेबुलरी है ना, आप जिससे भी पढ़ते हो आपको उसमें उसका मटेरियल मिल जाएगा, है ना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को, है ना, वोकेबुलरी में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे मैच दीस आ सकता है, वन वर्ड आ सकता है, एंटोनिम सिनोनिम आ सकता है, ये मैं बोल के बता दे रहा हूं क्या क्या आएगा, आप अपने मटेरियल से पढ़ लेना। एंटोनिम सिनोनिम, मैच दिस आ सकता है, और वन वर्ड वाला आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखना भाई। ठीक है, और वोकेबुलरी पूरा पूरा है ना याद करने वाला है, दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है इसमें, समझना नहीं है कुछ भी, सब याद करना है इसमें। ठीक है, तो अनसीन पैसेज कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। वोकेबुलरी जो है ना वो 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 नंबर के। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि 10 नंबर का कोई एक ही क्वेश्चन आ जाए। यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। यूनिट नंबर 4 में बात करेंगे सीवी राइटिंग की। सीवी राइटिंग मतलब यहाँ पे 2 प्रकार की सीवी है, क्रोनोलॉजिकल सीवी और फंक्शनल सीवी। देखो, एक होता है बायोडेटा, एक होता है रिज्यूमे, एक होता है सीवी। ठीक है, एक होता है बायोडेटा, एक होता है रिज्यूमे, एक होता है सीवी। तो आप लोगों को यहाँ पर रिज्यूमे बायोडेटा की बात नहीं कर रहा है, बात किसकी कर रहा है? सीवी की बात कर रहा है। ठीक है, तो सीवी 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रोनोलॉजिकल, दूसरा होता है फंक्शनल। अगर आप देखोगे ना तो मैंने इसके अंदर इसके टॉपिक डाल के रखे हैं। टॉपिक, टॉपिक मतलब जब आप सीवी लिखोगे और वो क्रोनोलॉजिकल सीवी होगा तो किस तरीके से आप लिखोगे, और फंक्शनल सीवी होगा तो किस तरीके से आप उसको लिखोगे। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो सारे पॉइंट आपको लगभग कॉमन ही दिखेंगे। जैसे पहले वाले में दिख रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको क्रोनोलॉजिकल वाले में, फंक्शनल वाले में भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही आपको दिखेगा। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर भी करियर ऑब्जेक्टिव। तो सर दोनों में फर्क क्या है? देखो, क्रोनोलॉजिकल सीवी जो होता है ना, क्रोनोलॉजी वर्ड से क्रोनोलॉजिकल बना है, मतलब यहां पर बात है ना डेट वाइज होती है। डेट वाइज मतलब आपने समय आगे बढ़ते गया और आप क्या क्या अचीव करते गए, कौन कौन सी डिग्री ली। जैसे पहले आपने 10वीं पढ़ा होगा, फिर 12वीं पढ़े, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आपने कहीं पे कोई ट्रेनिंग ली, फिर आपकी कहीं जॉब लगी, फिर उस जॉब में आपको ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस से फिर आपने कुछ अचीव किया, आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया। मतलब क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना, डेट वाइज आपने समय समय के हिसाब से क्या क्या करते गए। तो क्रोनोलॉजिकल सीवी में टाइम पीरियड को ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से टाइम में, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे आप क्या क्या करते गए। तो क्रोनोलॉजिकल सीवी में उस तरीके से चीजें को आपको लिखनी है। ठीक है, फंक्शनल सीवी में आपको क्या क्या आपने काम किया, यहाँ पे फंक्शंस के ऊपर फोकस किया जाता है, बस सीक्वेंस चेंज है, बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। ठीक है, सीक्वेंस बस चेंज है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रिएट, करियर ऑब्जेक्टिव, की स्किल, आपकी क्या क्या स्किल है, क्या क्या आपने अचीव किया, क्या क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, रेफरेंस, डिक्लेरेशन और सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपको फंक्शनल सीवी में लिखनी है। और यही सारी चीजें आप क्रोनोलॉजिकल सीवी में भी देखोगे, बस उसकी सीक्वेंसिंग चेंज है। तो जब आप लिखोगे तो सीक्वेंस का ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी में आपको टाइम का ध्यान रखना है, फंक्शनल सीवी में आपके अचीवमेंट्स को और आपने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रेसी राइटिंग की। प्रेसी मतलब संक्षेपण, किसी भी पैराग्राफ को आपको क्या करना है, 1/3 कर देना है।
आपको अगर एक पेज भर के अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसका आपको एक तिहाई करना है, 1/3 करना है। अब 1/3 करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मीनिंग ही चेंज करके बैठ गए, आपको उसके मीनिंग को भी, उसके सेंट्रल आइडिया को भी रखना है, और साथ में प्रेसी राइटिंग जब लिखते हैं तो वहां पर आपको एक सुटेबल टाइटल भी देना पड़ेगा आपको, क्या उसका टाइटल है। ठीक है। अब मैं यूनिट नंबर 4 में हूं अभी, तो यूनिट नंबर 4 का किस तरीके से मार्किंग है, ये जो मैं लिखा हूं ना, ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से लिखा हूं कि 10 नंबर का कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब 10 नंबर का कोई एक क्वेश्चन आएगा तो यहां पर क्या होगा समझ लो। वो क्या कर सकता है पेपर सेट करने वाला, कि आपको फंक्शनल सीवी और क्रोनोलॉजिकल सीवी में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, और करके प्रेसी राइटिंग आपको दे देगा। ऐसा आ सकता है। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई 5 नंबर का ये दोनों में से कोई एक दे दे, और 5 नंबर का प्रेसी राइटिंग दे दे, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले और डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को। ठीक है। अब बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 में मैं बोल रहा हूँ डू एज डायरेक्टेड। कितने नंबर का आएगा ये? 25 नंबर का आएगा। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, टोटल 25 मार्क्स के। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसकी स्ट्रेटेजी की किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन अब वाइंड अप करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? सर हाँ बोलो। यूनिट 1 में जैसे एक पोयम है, हाँ तो ऐसे कोई 4 अच्छे से कर ले समरी और क्वेश्चन अगर, तो चलेगा? देखो यूनिट नंबर 1 में जैसे कि मैं बताया कि टोटल 6 टॉपिक है, 3 पोयम है, 3 प्रोज है, और 3 डिवीजन है। 3 डिवीजन मतलब ये दोनों का एक ग्रुप है, ये दोनों का एक ग्रुप है, ये दोनों का एक ग्रुप है। अब आप कोई 4 अगर करते हो, मान लो शुरू के 4 कर लेते हो आप, तो और आप ये ग्रुप छोड़ के चले गए, और हो सकता है इस ग्रुप का क्वेश्चन आ गया, तो आप फंस जाओगे ना भाई। नहीं सर, यानी जैसे 3 ग्रुप है ना, तीनों से एक एक चैप्टर, और एक चैप्टर किसी के भी, यानी तीनों में से और किसी का। मतलब मेरा ये बोलना है कि पॉसिबिलिटीज में मैं बात कर रहा हूं ना। अगर मान लो, क्योंकि देखो इस टाइप का ग्रुपिंग है ना, पिछले साल तक नहीं था। पिछले साल लाइन से चैप्टर्स थे बस। तो पिछले साल का आप मेरा वीडियो खोल के देखोगे ना, तो मैं तो 5 तो चैप्टर का नाम बता दिया था कि ये 5 चैप्टर पढ़ लेना, उससे ज्यादा पढ़ के मत जाना, और सबका समरी कर लेना, और वही हुआ था। लेकिन इस बार का मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो पेपर किस ढंग से आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 1 2 1 2 इस तरीके की ग्रुपिंग है। तो आपको पढ़ते समय जो आप बोल रहे हो कि पोयम पोयम पोयम, ये 3 करना है, तो एक हर ग्रुप का एक एक ठो कर लो, ये कंपलसरी। ठीक है। जिससे आपका तीनों ग्रुप कवर हो जाएगा। या फिर पोयम पोयम नहीं कर रहे हो तो आप तीनों प्रोज 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 कर लो, तो इससे तीनों ग्रुप आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कर रहे हो तो कोई 2 और कर लो, मतलब 6 में से कोई 5 चैप्टर करके जाओ भाई, मेरा ये सजेशन है। 4 के बदले 5 करके जाओ। जी सर। ठीक है। 6 में से कोई 5 करके जाओ, वो आपकी मर्जी है। पोयम 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 3 पोयम कर लो और 2 प्रोज कर लो, या 3 प्रोज कर लो 2 पोयम कर लो, जो आपको सुटेबल लगता है उसके हिसाब से। तो फिर वो ग्रुपिंग के हिसाब से दे या ग्रुपिंग के हिसाब से ना दे, आपका क्वेश्चन उसमें फंसना ही है। ठीक है। और समरी हर बच्चे को पढ़ के जाना है, समरी करके ही जाना है। किसी कारण से क्या होता है, जब हम पेपर में बैठते हैं ना, तो जो पढ़ के गए वो याद नहीं आता, बहुत सारे केस में ऐसा ही होता है। तो भाई कम से कम समरी पढ़े रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ लिखने के लायक रहोगे। ठीक है। और नो डाउट इंग्लिश का पेपर लेंदी जैसा होगा, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोगों के लिए तो और ज्यादा लेंदी हो जाता है इंग्लिश का पेपर, क्योंकि लिखने की हैबिट नहीं रहती। जैसे हिंदी पेपर इंग्लिश वाले लोगों के लिए भारी पड़ता है, वैसे इंग्लिश पेपर हिंदी वाले लोगों के लिए भारी पड़ता है। कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा बोलता हूँ बात, पेपर को कभी भी खाली छोड़ के मत आना। नहीं भी आता होगा ना आंसर, तो भी आप आंसर लिख कर आओ। नहीं भी आता होगा तो सही लिखना ही है, नहीं आता होगा तो भी पेपर भर के आना है, खाली नहीं छोड़ के। और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो। सर जो यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न दिए, जो मार्क्स के डिवीजन है, तो जब सेम उसी पैटर्न में आती है चांसेस। देखो भाई, अब देखो, मेरा ये बोलना है कि ये जो दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पे, ये यूनिवर्सिटी ने पैटर्न रिलीज किया है।
और ये पैटर्न पहले पहले भी चलता था, अभी भी यही चल रहा है, बस अंदर की चीजों को चेंज कर दिया गया है ना। मतलब मेरा बोलने का मतलब पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होगा, जो ये दिख रहा है वही होगा। इंटरनली वो आगे पीछे क्वेश्चन को 10 नंबर का है तो उसको 5-5 करके तोड़ सकता है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों से। मतलब आपको टोटल मार्क्स जो है ना बाहर का, जो जैसे ये 10 नंबर का है तो इसको 10 का 15 नहीं करेंगे, ये 15 का 20 नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली वो अंदर का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया है ना। और इस ये जो पीडीएफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ की भी लिंक आप लोगों को उसी में मिल जाएगी। ठीक है, चलो।